ही अब आप लोग शरारतें करते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल ये माइक अटैच ही नहीं कर दिया आप लोगों ने लेक्चर, ऐसे ही चलता है। चलें बहरहाल आवाज़ आ रही थी तो मोबाइल के उससे माइक से। देखें जी, आज बच्चों हमारे पास ये है कि आज हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। यही है ना, कि सिंपल पेंडुलम का जो होता है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम का आज हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा था ना कि t इक्वल होता है 2 पाई l और g। आज हम उसकी डेरिवेशन करेंगे, आता किस तरह से, ठीक है। वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं बताई जाती क्योंकि अभी आप छोटे होते हैं उस टाइम पे। देखें जी, फर्स्ट करें हमारे पास ये आपने शुरू में ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बुक पे बड़ी सिंपल वर्डिंग में लिखी है और ऑलरेडी ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से बता दूंगा आपने कितना करना है। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास फर्ज करें एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। उस रस्सी को हमने, उस रस्सी की लंबाई कितनी है, l लंबाई है। उस रस्सी को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, यानी छत कह लें, जो भी आप कह लें, कोई झूला, उसके ऊपर किसी भी चीज़ के साथ आपने उसको बांधा हुआ है। उसके दूसरे सिरे के ऊपर आपने क्या अटैच की हुई है, एक गोली अटैच की हुई है और उसका मैस कितना है, m मैस। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आगे क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे इस मैस का जो, समझ लें कि इसका जो वेट है इस पार्टिकल का, वो किधर को एक्ट करता है, डाउनवर्ड। वजन हमेशा नीचे को होता है ना, जब वजन जब नीचे को फोर्स लगाएगा तो ऊपर रस्सी में फिर क्या आएगी, टेंशन। तो रस्सी में टेंशन ऊपर को है, तो यू कैन से कि यहाँ पे जितनी टेंशन है उतना वेट है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रहे, यहाँ नेट फोर्स 0 है, समझाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से आगे फोर्स 0 होती है, आगे कौन लेके जाते हैं, इनर्शिया लेके जाता है, ऐसे ही है ना। यार हम इस मैस को यहाँ से पकड़ के ले आते हैं इधर, झूले को जैसे आप लेके आते हैं, करते हैं ना ऐसे। तो जब आप इसको बेटा इधर लेके आएंगे, तो ये समझ बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्चुअली ये काम किया बच्चे, सर्कल के ऊपर समझ लें, जैसे आप यहाँ होते हैं तो यहाँ से आप यहाँ जाते हैं तो सेंटर पे क्या बनता है, एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आप इधर आ गए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका डिस्टेंस बनता है उसको आप कहते हैं आर्क लेंथ, क्या कहते हैं, और उससे आप ऐसे जाहिर करते हैं, पता है ना। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आर्क भी बन रही है, ठीक है। वो आर्क लेंथ को चाहे आप s कह लें। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस मैस ने सीधी जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, क्या कवर की है, उस डिस्प्लेसमेंट को आप बच्चे किससे शो कर लें, x से शो कर लें, किससे शो कर लें, x के साथ। अच्छा, अब मैं जरा और बात बता दूं कि अगर मैं इस कर्व को आगे, ये वाली जो कर्व है, जैसे ये वाली कर्व इतना हिस्सा ये किसी सर्कल का हिस्सा है ना, इस तरह अगर मैं इस कर्व को कंप्लीट करूं, ये वाली कर्व, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और ये सर्कल का क्या होता है, रेडियस। इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सर्कल का क्या बना, रेडियस। ये l असल में रेडियस बन रहा है किसी सर्कल का। अगर पेंडुलम को फ्रीली पूरा घूमने दिया जाए तो एक सर्कल बनेगा, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं, यहाँ पे तो आपका वेट कैंसिल हो रहा था टेंशन पे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पहुंचते ही बच्चे आपका जो वेट है उसके अब दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। वेट के क्या बन जाएंगे, दो कंपोनेंट्स। जिस तरह मैं आपको बताऊं बच्चे कि अगर हम क्या करें, वेट को ऐसे ले लें, ये वेट है, तो हम इसके दो अब जब एंगल बन रहा हो, थीटा कोई एंगल बन रहा हो, तो फिर हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक बनता है mg sin थीटा, क्योंकि वजन होता है mg के इक्वल, और ये बनता है mg cos थीटा। ये x वाले को cos कहते हैं और y वाले को sin। तो हमने इस वेट के दो कंपोनेंट्स बना लिए। इसी तरह जब वेट यहाँ पहुंचेगा, अगर सीधा है फिर तो वो कोई कंपोनेंट, लेकिन अब अगर एंगल पे कर दें, टेढ़ा कर दें थोड़ा सा, तो फिर उसके क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, एक x में और एक y में, दो हिस्से बन जाएंगे।
अच्छा, इस वेट के दो कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? एक तो सीधा इधर को बनेगा और एक बनेगा सीधा इधर को। वैसे ये बनना ऐसे है, लेकिन चलिए मैं आपको समझाने के लिए इधर को कर देता हूँ। ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा, ये तो इधर को बन रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट? एम जी कॉस थीटा। और ये जो इधर को कंपोनेंट बन रहा है ये है एम जी साइन थीटा। समझ आ रही है? अच्छा, ये एम जी कॉस नीचे को है, उसके ऑपोजिट ही रस्सी में टेंशन किधर को है? ऊपर को। तो टी जो टेंशन है वो इक्वल किसके है? एम जी कॉस। और ये दोनों एक दूसरे को, चलिए बाद में अटैच हो जाएगा। अब जरा देखें बेटा, हमारे पास क्या है कि एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इस मैस को वापस इधर को किसने लेके आना है? बच कौन रहा है? एम जी। इसने इसको किधर को लेके आना है? वापस एक्सट्रीम से बी से किधर को लेके आना? ओ तक, यानी कि एक्सट्रीम से मीन तक इसको वापस लेके आना है। तो आप कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है, जो कि बॉडी को एक्सट्रीम से किधर को लेके आती है? मीन की तरफ। वो यहाँ पे किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा के। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, रिस्टोरिंग फोर्स को एम से जाहिर करेंगे और ये इक्वल आएगी माइनस एम जी साइन थीटा का। अब ये माइनस कहाँ से आ गया इसका भी बता दूं। जैसे आप कहते हैं ना वहाँ पे कि मैथ स्प्रिंग में इधर को फोर्स लगती थी और इधर को क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होती थी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा की सूरत में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो इस डायरेक्शन में है थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर को है? इधर को है। दोनों ऑपोजिट है, इसलिए हम माइनस कह सकते हैं इसके साथ। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, अब जरा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ गई है रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब इससे आगे हमारे पास क्या बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन का सेकंड लॉ कि जब कहीं पे कोई फोर्स लगे तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? तो एस हम जानते हैं कि एफ इसके भी इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता? इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें। तो 1 और 2 को आपस में क्या कर लें? कंपेयर कर लें। क्या कर लें? यानी कि ये एफ की वैल्यू एम ए इधर पुट कर लें। एम ए बराबर है माइनस एम जी साइन थीटा। एम एम से क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच क्या गया? माइनस जी साइन थीटा। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अगर हम क्या करें, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, कि हम क्या करें बच्चों, ये जो एक्सट्रीम है इतनी पास ले हैं मीन के, बिल्कुल पास ले हैं कि जो सेंटर पे यहाँ थीटा बन रहा है बड़ा ही क्या हो? स्मॉल, इंतहाई स्मॉल। यही समझ ले, इतना स्मॉल हो कि उसकी वैल्यू अप्रोच करे किसको? जीरो। समझ आ रही है? अगर आप बहुत छोटा थीटा लें तो ये समझ लें 0.0000, बहुत ही छोटा। और अगर आप उसकी कैलकुलेटर के ऊपर बच्चे जाके वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो सकता है साइन थीटा की वैल्यू आए 0। अब बहुत छोटा कर लें, 0.0001 आए, और सिर्फ थीटा की हो सकता है ये हो 0.000009। अच्छा, इन दोनों में एक जैसे हैं क्योंकि इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या बनता है? 1 ही बन जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों वैल्यूज क्या है, मैं अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज कर रहा हूँ कि हमारे पास साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली, बहुत छोटा अगर थीटा लें, अंदाजन वो किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। यानी कि थीटा की जो वैल्यू लेंगे और साइन थीटा की, अंदाजन दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। समझ आ रही है? तो जहां पे साइन थीटा आ रहा है वहां हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं किसको? थीटा को। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे? a बराबर हो जाएगा बेनिफिट जी थीटा। समझ आ गई? यहाँ तक ठीक है? अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चे हम जानते हैं कि हमारे पास एक एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया है। एक कल परसों हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का निकाला था, जब सर्कुलर मोशन हो रहा था तो हमने वहां पे एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी निकाला था कि नहीं? तो इसको आप कह लें a, इसको आप कह लें b। नाउ बाय कंपेयरिंग a एंड b, दोनों एक्सेलरेशंस हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कह लेंगे, फ्रॉम a एंड b सॉरी कह लें। ये a की वैल्यू इधर पुट करो जरा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा माइनस जी थीटा।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जरा हम क्या करेंगे, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना बच्चे, बल्कि ऐसा करें कि एक ये आया था हमारे पास मेगा स्केल एक्स आया था एक्सेलेरेशन का, और वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है जी थीटा। एक मिनट जरा बुक दिखाएं, यहाँ से पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये नहीं जी थीटा आ रहा है, जी थीटा। अच्छा, इसके कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल ऐसे ही लेके चलें। अब जरा देखें, ये पकड़ें, इसके कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, ये सिंपल वैसे ही डिराइव होगा। अब देखिए जरा बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि अगर हम सर्कल के ऊपर जाएं, यहाँ से चल के अगर आप यहाँ आ जाए, यहाँ सेंटर पे क्या बनता है थीटा, ये क्या होती है आर्क लेंथ एस, और ये क्या होता है आर। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, एस इक्वल होता है किसके, आर थीटा के। और यहाँ से थीटा बचे किसकी इक्वल बनेगा, एस ओवर आर। यहाँ से आगे प्रोसीड करेगा, सॉरी। अब देखिए भाई, हम जानते हैं कि थीटा इक्वल होता है एस ओवर आर के, एज वी नो s is equal to r theta and theta is equal to s over r। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी एग्जांपल है या हमारी प्रॉब्लम है उसको लेते हैं। इस सर्कल से हम कंपेयर करते हैं अपने वाले सर्कल को, ठीक है। मैंने बताया था कि जो r है वो यहाँ किसकी इक्वल है, l के इक्वल है। किसके इक्वल है, l के इक्वल है। अच्छा, r की जगह तो l आ गया, और s को हमने लेके आना है x के इक्वल। दोनों वैसे में नजर आ रहे हैं, इक्वल तो नहीं है, ये सीधा ये ऐसे है कि नहीं, s ये बन रहा है और x ये बन रहा है। मैं इन दोनों को इक्वल करने लगूं। अगर हम क्या करें, x को बहुत छोटा करते जाएं और s को भी क्या करते जाएं, बहुत ही छोटा करते जाएं, इतने बिल्कुल करीब ले आए, तो आप देखेंगे कि अंदाजन s और x आपस में क्या होगी, इक्वल। यानी कि अगर हम थीटा बहुत स्मॉल लें, बहुत छोटा थीटा लें, इनको बहुत पास कर लें, तो क्या होगा उस केस में, मैं दोबारा लिख लेता हूं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। ये जो आर्क लेंथ s है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट x के क्या होगी, इक्वल होगी। बात समझे। अच्छा, अब जरा देखें जी, दूसरा हमने यहाँ पे कहा है कि जो हमारा r है वो यहाँ पे स्ट्रिंग की किसके इक्वल बन रहा है, l के इक्वल बन रहा है। तो ये वैल्यू बच्चे जरा हम यहाँ पुट करते हैं, करें जी पुट। क्या वैल्यू है कि a इक्वल है, ये असल में ये यहाँ से हम चल रहे थे, a इक्वल है माइनस जी, और थीटा, थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, s ओवर r के। s हमारे पास किसके इक्वल है, x के, और r किसके इक्वल है, l के। सो थीटा इज इक्वल टू x ओवर l, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या आ गया, x ओवर l। अब जरा हम कुछ और कर लेते हैं बच्चों, ये l को जरा g से डिवाइड कर लें, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, ये l इससे डिवाइड हो या x से, एक ही बात है। ऐसे लिखा 2 ज़रब 3/4, तो आप 2/4 ज़रब 3 लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है, तो इसका बटा इसके नीचे कर देंगे, इसका इसके नीचे, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। अच्छा, अब जरा देखें, आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस x। तो प्रोपोर्शनैलिटी को लाने के लिए ये चीज क्या बनेगी, कांस्टेंट। तो आप जानते हैं कि g और l जो है बच्चे, ये क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं जो कल हमने एक्सेलरेशन वाला चक्कर किया था, वो लाना पड़ेगा इसको बीच में। हम जानते हैं बच्चे, एक तो ये हमारे पास आ गया c, इसको कह लें। हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि एस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर x के, पढ़ा हुआ है कि नहीं, इसको आप d कह लें। अब आप इनका कंपैरिजन कर लें, अब दोनों सेम है, जो सेम हो ना उनका कंपैरिजन होता है। आप देखें, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें माइनस। जो सेम चीजें उनको आप नहीं लिखते, जो डिफरेंट है उनको आपस में क्या कर लेते हैं, इक्वल। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, मैं पुट कर देता हूँ, अल्फा किसके, a किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर x के, इधर पुट कर लें, एक जगह पे क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट में क्या पड़ा है माइनस जी और एल एक्स, ये एक्स एक्स से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया जी और एल के। ये बात समझ आई है। अच्छा जी, अब जरा ये जो हमारे पास चीज है इसको अंडर रूट में कर लें ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो जाए। सो ये आएगा बच्चों
ओमेगा इक्वल आएगा किसके, G/L के अंडर रूट के। यहाँ तक ठीक है। अच्छा हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो हमें निकालना था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। एक्चुअली यहाँ से आया, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। जब पूरा एक साइकिल हो तो थीटा होता है 2 पाई, और पूरा साइकिल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, बेसिक ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। तो पूरे एक चक्कर में थीटा कितना होता है 2 पाई टाइम पीरियड। ये टी इधर ऑब्जर्व हो गया और ओमेगा उधर चला गया। समझ आई बात की? अच्छा इसमें जरा हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा की, तो अभी हमने निकाल दी है ना, वैल्यू निकाल ली है कि नहीं? चलें जरा यहाँ पुट करें। तो दिस विल बिकम t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा कितना है बच्चों, G/L का अंडर रूट। ठीक है, जब ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 पाई L ओवर G। तो यही नहीं था हमारे पास टाइम। तो ये ले जी, बड़ी मुश्किल से हमारा जो शुरू में आपने बचपन में पढ़ा था उसका हमारे पास फाइनल डेरिवेशन भी आ चुकी है कि होती कैसे है। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा कैसे गया है। ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो बच्चों आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई G/L हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लें अगर आपने करना है अच्छे से। ठीक है, और जल्दी कर लेते हैं, बुक पर से कर लेते हैं, बुक पे कर लिया करें, बेहतर ये होता है बुक पर साइड में। अगर रजिस्टर लैदा बना ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं बना सकते, चलें जी अब ज़रा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है बच्चे, कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रहना, बराबर रहना, कांस्टेंट रहना। बच्चे बात इधर सुने। और एनर्जी का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी हमारी बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पीछे भी आपको पढ़ाया गया था मेरा ख्याल है 5वें चैप्टर में शायद, कि टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो जहां मर्जी आ जाए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आज कैसे होगा यहाँ पे मैथ सफरिंग सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी। पहले तो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ, फिर हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। आपने 10th में बेसिक ये बातें पढ़ी होंगी और उसको हम प्रूव भी करते हैं मैथमेटिकली। आपने ये पढ़ा था कि मैथ सफरिंग सिस्टम था, ये ऑसिलेट कर सकता है बिटवीन A एंड A'। ये एक्सट्रीम पोजीशन और एक ये एक्सट्रीम है, और ये बीच में क्या होती है, मीन। यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। पता है ना जी? ये बाहर वाली क्या होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या होती हैं? अब मैं जरा कुछ समरीज के लिखने लगा हूँ। ये सेंटर वाली मीन पोजीशन, बच्चे आपने पढ़ा था वहां पे कि क्यू के कॉर्नर के ऊपर स्पीड 0 होती है, इधर और इधर साइड्स के ऊपर। तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। क्या होती है, 0 बेटा इधर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम आपका स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुआ होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, बुलंदी यानी समझ लें आप, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। जैसे जमीन से जितना ऊपर लेके जाते जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जहाँ काइनेटिक 0 थी वहां आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अंडरस्टैंड? और यहाँ आपने कहा था क्योंकि यहाँ स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिसको आप V0 कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। और यहाँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, समझ लो बुलंदी 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगेन 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम है। ये रिजल्ट्स आपने वहाँ पढ़े थे। और फिर आपने ये भी कहा था कि जितनी एनर्जी पार्ट उस सिस्टम के पास इधर होगी, कब इधर पोटेंशियल बन जाएगी, इधर वही टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक, और इधर फिर क्या बन जाएगी। तो टोटल एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाएगी, लेकिन लिस्ट पैन है तो सामने बैठे हैं। अच्छा अब देखें जरा क्या है सिमेट्री शायद इसकी। अब देखिए जी, बात ये है कि टोटल एनर्जी इधर ले कांस्टेंट आएगी। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं
कि अगर आप एक्सट्रीम और मीन के अलावा किसी पॉइंट पे देखेंगे, किसी डिस्प्लेसमेंट पे इतने डिस्टेंस पे, तो वो किसी भी लम्हे की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आप वहाँ पे क्या कहते थे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आप चाहे इधर देख लें चाहे इंस्टेंटेनियस पे देख लें, जहां मर्जी देखेंगे टोटल एनर्जी फिर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। हमने ये चीजें प्रूव करी है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जी अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मेन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो, और वहां पे फोर्स भी कितनी होती है, जीरो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम, जिसे आप क्या कहते हैं जी, एक्स नॉट कहते हैं, जो भी कहते हैं। वहां पे आपकी फोर्स जो है हुक्स लॉ के मुताबिक, चलिए बच्चों बात सुनिए गौर से, एट ये रुक गया बैटरी को हाँ जी, बैटरी वैसे चले कंप्लीट करते हैं, देख लें उसको। एट मेन पोजीशन के ऊपर जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चे, जीरो होगी, वहां पे आपकी फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। When x is equal to 0, then force is also 0. लेकिन जब आप एक्सट्रीम पे जाएंगे, बाहर वाली पोजीशंस के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो ये भी x की डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, x के ऊपर। चले हम एक्सट्रीम पे चले गए हैं, तो वहां आपकी डिस्प्लेसमेंट x नहीं किसके इक्वल होती है, x नॉट के इक्वल। और वहां पे फोर्स कितनी होगी बच्चे, kx नॉट होगी। जब आप इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे फोर्स kx होगी, इधर देखेंगे, चलो रहने दो, बात कंप्लीट होने दो, इसका बाद में बना लेंगे। अब देखें जी हमारे पास क्या बनेगा, आपने पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ के मुताबिक, बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक आपकी जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ये पढ़ा था ना, यानी कि इसको कुछ इस तरह आपने कहा था कि F इक्वल होता है किसके, kx। लेकिन उसके लिए x के साथ ताल्लुक देखने के लिए हमारे पास F जो है ये हमारे पास एक जितनी होनी चाहिए, जिससे आप समझ लें कि एवरेज। जैसे मैं क्या मतलब इसका बताऊं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ और बन रही है, जीरो बन रही है, यहाँ kx के इक्वल आ रही है, तो फोर्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम निकालते हैं एवरेज। जैसे आपको अगर मैं आज 5 रुपए दूं, कल 10 दूं, फिर 50 दूं, 10 फोर्स, उसको इक्वल करने के लिए हम निकाल लेते हैं एवरेज फोर्स। क्या कर लेते हैं कि F ये वाला रिलेशन बनाने के लिए हमें फोर्स एवरेज वाली निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एवरेज फोर्स जो है, एवरेज फोर्स बच्चे इक्वल होगी किसके, देखें जी, पहले वाली फोर्स कितनी है, जीरो, बाद वाली फोर्स कितनी है, kx नॉट है। हम दोनों को जमा करते हैं, जितनों को जमा करते हैं उतने से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एवरेज फोर्स हमारे पास F इक्वल आ रहा है किसके, 1/2 kx नॉट के। अंडरस्टैंड, ये आ गई है हमारे पास फोर्स। अब जरा आप जो पीछे पढ़ते आए हैं कि आपकी बॉडी या कोई भी मशीन जो वर्क करती है वही उसकी एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। वर्क और एनर्जी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब देखें, जब ये मास यहां से ऑसिलेट करके यहां पहुंचेगा तो ये वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। अब ये वो कौन सी एनर्जी की सूरत में इसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। कौन सी एनर्जी की सूरत में, जैसे अगर मैं किसी चीज को नीचे से उठा के लेके आऊं ऊपर, तो मैं कर इसके ऊपर वर्क रहा हूं, लेकिन अब ये वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल। तो मतलब यहां से लेके जब यहां पे लेके आएंगे तो वर्क तो करेगा, वो वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो चलें जी, तो वर्क आपको पता होता है किसके इक्वल होता है बच्चे, एफ एस के इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा हुआ है कि नहीं, एफ एक्स या एफ एस के इक्वल होता है। अब जरा देखें जी, इसमें जरा पुट करते हैं एफ एस वाला फॉर्मूला। एफ हमारे पास कितनी आई है, एवरेज फोर्स 1/2 kx नॉट। एस कितना है, जब यहां से यहां पहुंचेगा कितना फासला तय करेगा, x नॉट कितना फासला तय करेगा, यहां तक a तक कितना फासला ये तय करता है, x नॉट, जिसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।